सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। यस गाइज, फाइनली आप लोगों का CMA फाइनल एग्जामिनेशन जून 2025 का SFM यानी कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आप लोगों का ग्रुप 4 का सबसे हार्ड माना जाता है, उसका पेपर आप लोगों का कंक्लूड हो चुका है। आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के MCQ के आंसर्स, जो कि आप लोगों के टिक करे होंगे आप लोगों ने OMR शीट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो सबसे पहले तो आप लोगों का जो सेक्शन ए आता है वो आप लोगों का MCQ आता है, और सबसे पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का जो है प्रैक्टिकल आया था, जिसमें आप लोगों को क्या पूछा गया है कि आप लोगों की जो है रोनिक्स लिमिटेड है इज़ कंटेम्पलेटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 5 ईयर्स के लिए। इनिशियल आउटले जो है, इनिशियल आउटले का मतलब है आउटफ्लो 30 करोड़ का है, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो 10 करोड़ का। 5 ईयर्स के लिए एक्सपेक्टेड रेट जो है आप लोगों की कैश फ्लो की वो री इन्वेस्टेड 12% है, यानी कि डिस्काउंट रेट है ये। और इसमें आप लोगों को बोला गया है कि कैपिटल ऑफ द 10% व्हाट विल बी द मॉडिफाइड NPV। MNPV निकालनी थी, इसमें मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के आप लोगों को इसका आंसर निकालना था। या तो देखो, इसमें ना क्वेश्चन में आप लोगों को जो डिटेल दे रखी है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे ना, तो इसका आंसर या तो डी आ रहा है या तो आप लोगों का इसका आंसर सी आ रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है इस चीज़ के अंदर में, इस वजह से इसका जो आंसर है या तो डी है या तो सी है। सी और डी में से इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर दोनों में से एक हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो डी होना चाहिए, नॉन ऑफ द अबव। बाकी देखते हैं जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आता है। चलिए, फर्स्ट का आंसर आप लोगों का लगा दिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद सेकंड में जोम लिमिटेड करंटली ट्रेड कर रहे हैं शेयर्स में 80 रुपीज़ के ऊपर, एक्सपेक्टेड है डिविडेंड देने का 4 रुपये। आफ्टर 1 ईयर ग्रोथ ऑफ 8%, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, यानी कि आप लोगों को ग्रोथ निकालनी थी इसमें G+ करने के बाद में। तो इसका G+ करने के बाद में जो आ रहा है वो 13% आ रही है। मैंने कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेट करने का आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। 13% इसका जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर बन रहा है सेकंड वाले का। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मिस्टर अवोना एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, रिलाइज एन एवरेज एनुअल रेट रिटर्न है 15%, बीटा दे रखा है 1.2, जहाँ पे 25% की रिटर्न दे रखी है, इंडेक्स दे रखा है 11% का, स्टैंडर्ड डिवीजन जो दे रखा है 20% का। और आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि कंपनी जो है वो आप लोगों की रिस्क फ्री रेट पे काम कर रही है। और रिस्क फ्री रेट कितना दे रखा है कंपनी ने, रिस्क फ्री रेट दे रखा है 4%। शार्पे रेशो के अकॉर्डिंग आप लोगों को निकालना है, शार्पे रेशो के अकॉर्डिंग निकालना है। और शार्पे रेशो ने क्लियरली बोल रखा था आप लोगों का कि अगर आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो शार्पे रेशो के अकॉर्डिंग 0.44 आप लोगों का इसका जो है आप लोगों के करेक्ट आंसर डिडक्ट किया गया है, अगर आप लोग शार्पे रेशो को यूज़ करते हैं तो। देखो, अलग अलग आप लोगों के जो हैं ऑथर थे, शार्पे था और 2-3 और थे, उनमें अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो फिर डिफरेंस आने की चांसेस हैं। तो इस वजह से आप लोग वही टेक करिए जिसका आप लोगों को नेम मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बॉन्ड रीजो लिमिटेड फेस कर रहा है 1012% रिटर्न है, पे 1050, मैच्योरिटी पे 10 ईयर्स, इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न 13% है। कंपनी इशू कर रही है बॉन्ड, क्या प्राइस पे इशू करना चाहिए, किस प्राइस पे इशू करना चाहिए, तो 960.87 पे इसको जो है इशू करना चाहिए, जो कि आप लोगों का सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं फिफ्थ वाले की। रीटव एक इन्वेस्टर है, 1000 शेयर बाय कर रहा है 210 पर शेयर पे, सेम टाइम राइट्स अ सितंबर 250 कॉल एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर, इफ़ द एक्सपिरेशन डेट इज़ 280, कैलकुलेट द गेन और लॉस। क्या गेन और क्या लॉस रहने वाला है, तो इसका जो आंसर है आप लोगों का या तो 60 हो सकता है या तो 20 हो सकता है। 60 और 20 का है, लेकिन आप लोगों का करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों का 60 है। दैट इज़ इट इज़ 60, नॉट 20, नॉट 40। ओके, चलिए सिक्स्थ वाले की बात कर लेते हैं। एक अब बाय सिंगल प्रोवाइडेड बाय मूविंग एवरेज, ओहो मूविंग एवरेज का निकालना था, स्टॉक प्राइस व्हेन द स्टॉक प्राइस इज रेज अबव द फेलिंग मूविंग एवरेज लाइन। इसका आंसर जो है आप लोगों का बी रहने वाला है, क्योंकि बी वाला ही है जो आप लोगों का बोलता है राइजेज अबव अ फेलिंग मूविंग एवरेज लाइन इज अ सिंगल प्रोवाइडिंग एवरेज एनालिसिस ऑफ द स्टॉक प्राइस व्हेन द स्टॉक प्राइस लाइन इज फेलिंग। चलिए बात कर लेते हैं सेवन्थ वाले की। सेवन्थ वाला क्या बोल रहा है, इन कंट्रेस्ट टू द CAPM मॉडल, यानी कि आप लोगों का पर्ट CPM का ये है, आप लोगों का क्वांटिटेटिव टेक्निक के क्वेश्चन आए हैं। आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी APT आप लोगों को क्या डिनोट करता है,
APT डिनोट करता है डज नॉट रिक्वायर द रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस कंसर्निंग द मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो को कंसर्न अपन इसमें नहीं करते हैं, तो इसका जो आंसर है आप लोगों का डी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 8th वाले की। द एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का जो है 17% है, वेरिएंस दे रखा है आप लोगों को 100% ऑफ द स्क्वायर 12% रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द इन्वेस्टर्स रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस कितना होने वाला है? तो इन्वेस्टर का जो रिस्क टॉलरेंस है वो 70% रहने वाला है। इस केस में कितना रहने वाला है? 70%। चलिए 9th की बात कर लेते हैं, ये आप लोगों का फॉरेक्स चैप्टर का है। टी बिल आप लोगों को दे रहा है US 6 मंथ के लिए, रेट दे रखी है आप लोगों को एक्सचेंज। व्हाट विल बी द नॉर्मेट रेट, 6 मंथ के बाद US डॉलर की कितनी रेट आप लोगों की रहने वाली है, ये पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसका जो आंसर है वो 7.40 रहने वाला है, 7.40। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 10th वाले की। Which of the following component of digital infrastructure or messenger that process request ensure seamless function of enterprise? कौन सी है वो चीज़ जो कि सीमलेस आपको करती है? एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग, इंटरफेस, APIs, डिफरेंट तरीके की APIs होती हैं। Which of the following component of the digital infrastructure messenger the process request ensure seamless functioning of the enterprise system? भाई देखो, इसका आंसर जो है ना वो इंटरनेट भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से तो डी ही होना चाहिए, है ना, डी ही होगा इसका आंसर। शार्पे रेशो पूछ रहा है और ट्रेनोर रेशो पूछ रहा है। RITN ग्रोथ रेट दे रखी है आप लोगों को, कोरिलेशन दे रखा है फंड का, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों का कितना इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आ सकता है, मैं आप लोगों को चेक करके बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या था। तो इसका आंसर देखो, मैंने तो जो कैलकुलेट किया था उसके अकॉर्डिंग मेरा थोड़ा वेरिएंस आ रहा था 11.42 और 11.14 में, लेकिन इसका 11.14 इसका आंसर होना चाहिए। तो 11.14 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। Which of the following statement are true concerning all the 3 forms of the efficient market hypothesis? efficient market hypothesis के अकॉर्डिंग में से कौन सी जो 3 है वो बिल्कुल सही हैं? तो आप लोगों का efficient market hypothesis के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो तीनों सही है वो केवल only and only one the correct, only and only the one is correct, that is equilibrium rate of return prevail जो आप लोगों की हो रही है। चलिए बात कर लेते हैं 13 वाले की। क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑफ मोनेक्स लिमिटेड दे रखा है आप लोगों को, ठीक है ना। व्हाट वुड बी द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक MONX, तो इसका रिलेटिवली कितना रहेगा? तो 1.025 इसका आप लोगों का आंसर रहने वाला है। ये आप लोगों का 14th है। Which one of the following Greek alphabet with respect to option measure the sensitivity price with the respect of the volatility of the price underlying asset? तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों का वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग बताना था। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का थीटा इज़ द वॉलेटिलिटी रेशियो। वेगा, रो और गामा जो है वो आप लोगों के वॉलेटिलिटी नहीं बताते हैं, थीटा जो है वो आप लोगों के वॉलेटिलिटी बताता है। ये आप लोगों का फॉरेक्स चैप्टर का है। फॉरेक्स चैप्टर के MCQ काफ़ी अच्छे आए हैं और काफ़ी हार्ड भी आए हैं, तो स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हुई है डेफिनेटली। पोर्टफोलियो है होल्डिंग 90% असेट, ठीक है ना। पोर्शन टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, ट्रेजरी बिल इज़ मोर सेंसिटिव टू द, ट्रेजरी बिल किससे ज़्यादा सेंसिटिव होता है? सिस्टमेटिक रिस्क से। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का सिस्टमेटिक रिस्क रहने वाला है। चलिए आगे के पेपर की बात कर लेते हैं। तो पेपर में आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिकल अच्छे खासे पूछे गए हैं, ठीक है ना। और इसमें PV रेशो पूछा गया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। NPV का भी आया है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, कैपिटल बस्टिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। और ये आप लोग अगर देखें तो इसमें मतलब इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है, बॉन्ड्स वाली आई है, यानी कि फॉरेक्स चैप्टर में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। NAV नेट एनुअल वैल्यू आप लोगों को निकालनी थी, इसमें टोटल NAV कितनी होगी, टोटल यील्ड कितना होगा, यानी कि पोर्टफोलियो में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इस बार के। और ये आप लोगों का क्वेश्चन वही जो है पूछा जाता है हर साल, सेम वही क्वेश्चन आए हैं आप लोगों का कि भाई ये बताओ कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना रहने वाला है CAPM मॉडल से, प्रपोजल कौन सा है आप लोगों का, और ओवर परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग के बेसिस पे भी बतानी थी चीज़ें। तो ये आप लोगों का, ये देखो दोबारा से पोर्टफोलियो का एक और क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, और पोर्टफोलियो बीटा दे रखा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रखी है अगर टीचर्स ने, तो आप लोग कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है ना। और उसके बाद में ये आप लोगों का लास्ट जो था और के अकॉर्डिंग पूछा गया था इसमें 1 और 2 के अकॉर्डिंग, और इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन चलता गया।
फिर 7th वाला पूछा गया आप लोगों से, जिसमें फॉरेक्स का क्वेश्चन आया है ये, और उसके बाद आप लोगों का रियल रिस्क ऑफ, दोनों फॉरेक्स के ही आए हैं। और लास्ट में आप लोगों के थियोरेटिकल पोर्शन आया है, ठीक है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अलाइन द वेरिएंट स्टेबलकॉइन फॉरेन बॉन्ड्स के बारे में बताना था आप लोगों को। चार ये देखो, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते रहो भाई, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा इस बार का अलग है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस, क्योंकि 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे अब, लेकिन आप लोगों की डायरेक्टली 5 और 4 का आया है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। देखो पेपर आप लोगों के सामने मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है किस तरीके का आप लोगों का पेपर रहा है। ये आप लोगों का पूरा पेपर था जो कि आप लोगों का फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द जून 2025 में पूछा गया था, जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए पूरा पेपर एनालिसिस किया है मैंने, MCQ डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों के ऑलमोस्ट 24 तक भी। अगर आप लोगों के MCQ के नंबर आ जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे हैं और इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। ओवरऑल पेपर आप लोगों का डेफिनेटली जो था ईजी था, मतलब इतना हार्ड नहीं बोलूँगा मैं। अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है तो वो डेफिनेटली कर सकता है इस पेपर को अटैम्प्ट, एंड ओवरऑल बेसिस पे पेपर का लेवल अच्छा था। बाकी देखो कॉस्टिंग का और आप लोगों का अभी बचा हुआ है DT का, यानी कि डायरेक्ट टैक्स, और आप लोगों का कॉस्टिंग का पेपर बचा हुआ है, तो उसमें देखते हैं किस तरीके का पेपर आता है। बट ओवरऑल पेपर इज़ गुड, लेट्स होप आगे भी ऐसे जाए। तो मिलता हूँ गाइस आप लोगों के साथ में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के टाइम पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, सी यू सून, टाटा बाय एंड गुड लक। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।